हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो जो कि हमारा रहेगा साइंस का है। आज बायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे तथा समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है तथा इसके कुछ बेसिक ब्रांचेस या फिर मेजर ब्रांचेस क्या क्या होती है तथा इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान भी कहते हैं, जीव विज्ञान। दोस्तों, बायोलॉजी जो है लैटिन भाषा के बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। तो हम लोग समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दोस्तों लैटिन भाषा के वर्ड बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। देखते हैं कि बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, जिससे क्या बनता है, बायोलॉजी बनता है। तो हमने देखा कि बायोलॉजी जो है लैटिन भाषा का वर्ड है जो कि बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो बायोस होता है उसका जो अर्थ होता है क्या होता है, ऑल लिविंग। जो बायोस है साथियों, उसका जो अर्थ होता है ऑल लिविंग, अर्थात सभी सजीव। और जो लोगोस होता है उसका जो अर्थ होता है टू स्टडी होता है। लोगोस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी, अर्थात का अध्ययन। तो जो इससे जो एक डेफिनेशन निकल कर आता है दोस्तों, उसका जो डेफिनेशन निकल कर आता है अर्थात ऑल लिविंग्स के बारे में जो अध्ययन करने की जो साइंस की शाखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी की कौन कौन सी मेजर शाखाएं होती हैं जिसके बारे में हमको अध्ययन करना रहता है, उसे हम लोग समझेंगे। तो उस मेजर शाखाओं के बारे में अध्ययन करने से पहले समझते हैं कि जो बायोलॉजी होता है उसका जो फादर होता है उसका जो फादर है दोस्तों कौन सा है, अरिस्टोटल नामक जो साइंटिस्ट है उसे हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो अगला जो हम लोग बायोलॉजी की जो मेजर शाखाएं होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की कुछ मेजर ब्रांचेस होती है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी मेजर शाखाएं होती है। तो इसकी जो पहली जो शाखाएं होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, जूलॉजी होती है। तथा इसकी जो सेकंड शाखाएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, बॉटनी। तथा इसकी जो शाखाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तथा एक होती है दोस्तों बायोलॉजी की जो मेजर शाखाएं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी तथा जीनेटिक्स अंतर्गत हम लोग देखेंगे। जो जूलॉजी होता है, जूलॉजी में जो जू वर्ड होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है एनिमल्स होता है, अर्थात इसे हम लोग हिंदी में कहें तो जानवर्स होता है। तो जो बायोलॉजी की जो शाखाएं होती है उसके अंतर्गत जो पहली शाखा है वो कौन सी होती है, जूलॉजी होती है। तथा जो दूसरी शाखा है वो कौन सी है, बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान। तथा जो तीसरी शाखा होती है उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तथा जो चौथी शाखा है उसे हम लोग जेनेटिक्स या फिर अनुवांशिकी कहते हैं। दोस्तों बायोलॉजी की इन शाखाओं के अंतर्गत और भी शाखाएं होती है, किंतु ये जो ये शाखाएं हैं वो इनकी मेजर शाखाएं होती है। तथा इनसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं का ही हम लोग अध्ययन करेंगे तथा इसे ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो जूलॉजी होता है दोस्तों, जूलॉजी में जो जू वर्ड होता है उसका अर्थ होता है क्या होता है, एनिमल्स होता है। तथा जो लॉजी होता है उसका अर्थ होता है लोगोस, अर्थात टू स्टडी, अर्थात एनिमल के बारे में जो अध्ययन करने की जो साइंस की शाखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तो जो जूलॉजी में जू टर्म्स का जो मतलब है दोस्तों एनिमल्स होता है, तथा जो लॉजी होता है उसका अर्थ होता है टू स्टडी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो जूलॉजी होता है जिसमें एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग जूलॉजी के फादर की बात करें, जूलॉजी के फादर्स की बात करें दोस्तों, फादर्स की बात करें
जूलॉजी के फादर्स की बात करें तो जो एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो जो एरिस्टोटल नामक जो साइंटिस्ट है दोस्तों उसे हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अब इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, या फिर इन्होंने जूलॉजी के क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे कि हम लोग इसे फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो इसी में हम लोग समझते हैं जो एरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट थे दोस्तों उन्होंने मोर देन 500 अर्थात 500 से अधिक जो एनिमल्स थे उनके बारे में अध्ययन किया, और जो एनिमल्स थे उनकी फिजियोलॉजी अर्थात कारिकी के बारे में अध्ययन किया तथा उन्होंने अपनी एक बुक में उनके लक्षणों को लिखा। वो बुक का नाम क्या है, जो बुक लिखा दोस्तों, जो 500 से अधिक जो एनिमल थे उन पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया तथा उनके जो लक्षण थे उनको क्या किया, एक बुक में लिखा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया नामक एक बुक में जो 500 से अधिक जो एनिमल्स थे उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया अर्थात उनकी फिजियोलॉजी का अध्ययन किया तथा उन्होंने एक बुक में लिखा। इसी कारण जो एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक है उसे हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। वहीं अगला जो बायोलॉजी की शाखा है मेरे साथियों वो कौन सा है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान तो जो वनस्पति विज्ञान है अर्थात पेड़ पौधों के बारे में साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो दोस्तों बॉटनी में क्या अध्ययन करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने की जो साइंस की शाखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। वहीं अगर बॉटनी के जो फादर है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे, फादर ऑफ बॉटनी के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो थियोफ्रेस्टस नामक जो साइंटिस्ट है दोस्तों उसे हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। किसे कहेंगे, थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने बॉटनी के क्षेत्र में ऐसा क्या काम किया जिसके कारण कि उसे हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक थे दोस्तों उन्होंने 500 से अधिक प्लांट पर अध्ययन किया तथा 500 से अधिक प्लांट पर अध्ययन किया तथा उनके जो लक्षण थे उसे अपनी एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम है दोस्तों हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। तो जो थियोफ्रेस्टस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में अर्थात वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में जो 500 से अधिक प्लांट थे उन पर उन्होंने अध्ययन किया तथा उनके जितने भी लक्षण निकलकर सामने आए उसे उन्होंने एक बुक हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम कहते हैं। उस बुक में उन्होंने उन सारे प्लांट के लक्षणों के बारे में लिखा। इस कारण जो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक के साथियों उसे हम लोग फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। वहीं अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रो से तात्पर्य है दोस्तों स्मॉल या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म भी कहते हैं। अब जो बायो होता है, बायो का तात्पर्य है जीव और लॉजी से तात्पर्य है टू स्टडी अर्थात जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, एंटोनी वान जो लीवेनहॉक है, एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट है दोस्तों उसे हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने ही पहली बार बैक्टीरिया की खोज भी की थी, इसी कारण इसे हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जीनेटिक्स दोस्तों जिसमें जीन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनेटिक्स या फिर आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी से तात्पर्य है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण रूपांतरित होते हैं दोस्तों उसके बारे में अध्ययन करने वाली जो साइंस की शाखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनेटिक्स कहते हैं। जीनेटिक्स में जो जीन होता है दोस्तों उस वर्ड का तात्पर्य क्या है, जीन जो है डीएनए की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जो कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अगर जीनेटिक्स की बात करें तो जो फादर ऑफ जीनेटिक्स है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेगर जॉन जो मेंडल दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जीनेटिक्स कहते हैं। तो हमने समझा साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म,
लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है साथियों, वो होता क्या है, जिससे कि हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये सजीव है। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात सजीव। सजीव से तात्पर्य है कि जिसका जो शरीर है दोस्तों किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। अर्थात वह शरीर या फिर बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म जिसका जो है शरीर किससे मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो सेल्स क्या है, पहली बात तो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि सेल्स क्या होता है। सेल्स दोस्तों बेसिक यूनिट। सेल्स किसे कहते हैं, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात जो जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो पहला लक्षण होता है दोस्तों, जिसका शरीर जो है किससे मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि सेल्स होता क्या है। तो सेल्स दोस्तों बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की जो पहली इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। और सेल्स से मिलकर ही हमारा जो है मानव शरीर या फिर ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी जीवित शरीर है वो बना होता है। देखते हैं एक सेल थ्योरी पढ़ेंगे आगे हम लोग। सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है दोस्तों, एक रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया है या फिर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था कि सेल्स से ही सेल्स का निर्माण होता है। तो चलिए उन्होंने क्या कहा था, सेल्स से ही क्या होता है, सेल्स का निर्माण होता है। अर्थात कोशिका ही विभाजित करके क्या होती है, सेल्स का निर्माण करती है, जो कि आगे जाकर क्या करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। तो आइए इसे समझते हैं कि सेल्स से सेल्स का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं जैसे कोई मेल होता है, एक मेल होता है दोस्तों, एक फीमेल होता है। जो मेल सेल्स होती है, पहला जो सेल्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और दूसरा जो फीमेल सेल्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, जिसे हिंदी में अंडाणु कहते हैं, अंडाणु इसे हम लोग, और इसे स्पर्म कहते हैं। जो मेल और फीमेल जो सेल्स होती है वो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करके किसका निर्माण करती है, एक और सेल्स का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अर्थात जाइगोट भी क्या है, एक प्रकार की सेल्स है जो कि सेल्स से ही मिलकर सेल्स का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट किसी भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है या फिर प्रथम सेल्स होती है, सेल्स जिससे मिलकर आगे क्या होता है, यही सेल्स क्या होती है, आगे जाकर डिवाइडेड होती है, डिविजन करती है या फिर डिविजन होती है, सेल डिवीजन, जिससे क्या होता है, टिश्यूज का निर्माण होता है। तो हमने देखा जो सेल्स होती है, आगे सेल्स से ही सेल्स का निर्माण होता है। तो हमने देखा जो दो सेल्स होती है जो मिलकर क्या होते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, वही सेल्स आगे डिवीजन करके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखे कि जो सेल्स से ही सेल्स का निर्माण होती है। तो हमने देखा जो सेल्स था आगे कोशिका था, कोशिकाएं आगे डिवाइड होकर क्या बनाती है, टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाओं के समूह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। तथा बहुत सारी टिश्यूज मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन बनाती है। इसे हम लोग क्या बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, तथा इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो जो बहुत सारे जो सेल्स है उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तथा बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गन बनाती हैं। तथा वही ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है, ऑर्गन सिस्टम, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। तो जो हमने देखा सेल्स डिवीजन करके आगे क्या बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स होती है, तो उनकी समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। तथा उत्तक आगे चलकर क्या बनाती है, अंग बनाती है। तथा बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाती है, अंग तंत्र या फिर ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करती है। तथा बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, लिविंग बॉडी बनाती है।
बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो दोस्तों बॉडी नहीं बनाते, क्योंकि बॉडी से तात्पर्य है बॉडी नॉन लिविंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। जैसे चौक है, चौक का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, अर्थात इसका भी कोई ना कोई बॉडी होता है, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग है, और ये क्या है, लिविंग है। तो लिविंग बॉडी का जो निर्माण करती है, अर्थात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, और इन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बायोलॉजी क्या है तथा बायोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो हमने जो पहला कैरेक्टर था देखा, जिसका शरीर किससे मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टर हमने क्या देखा, सेल्स देखा, अर्थात जिसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म का, देखते हैं, जो रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन, अर्थात जिसमें श्वसन की क्षमता पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या फिर जीवित कोशिका या फिर जीवित शरीर कहते हैं। जिसमें रेस्पिरेशन से तात्पर्य श्वसन से तात्पर्य गैस लेना तथा गैस को छोड़ना, जिसके द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, देखते हैं, जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है जिसका फार्मूला है C6H12O6, जो ग्लूकोज होता है उसका क्या होता है, टूटता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि हम क्या होता है, एनर्जी प्राप्त होते हैं। जैसे ही ग्लूकोज का दोस्तों ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा या फिर ऑक्सीजन मिलेगा इसके साथ, तो क्या मिलता है हमको क्या मिलता है दोस्तों, एटीपी का प्राप्त होता है, या फिर एटीपी या फिर एनर्जी प्राप्त होता है। हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्रिया क्यों करते हैं, हमको किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो टिश्यूज होती है दोस्तों, उनको कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी किससे प्राप्त होता है, हमको ग्लूकोज से प्राप्त होता है। और ग्लूकोज से कब प्राप्त होगा, जब वो टूटेगा ग्लूकोज से हमको डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। जब ग्लूकोज का हम लोग क्या होता है, डाइजेशन होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमको प्राप्त होती है। उसी ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व फूड कहते हैं। उससे ही हमको एनर्जी प्राप्त होती है, जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। तो हमने दूसरा कैरेक्टर देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें क्या है, रेस्पिरेशन, अर्थात जिसमें श्वसन की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर हम तीसरा कैरेक्टर को देखें, तो जिसमें न्यूट्रिशन या फिर पोषण, तो जिसमें न्यूट्रिशन की भी प्रोसेस हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिसमें पोषण की प्रक्रिया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्योंकि पोषण प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम लोग विटामिन, मिनरल तथा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमको ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है। वहीं जो हम लोग अगर चौथे कैरेक्टर की बात करें, जिसमें क्या होगा दोस्तों, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन से तात्पर्य है प्रजनन या फिर अपने समान संततियों को उत्पन्न करना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अर्थात वह शरीर जिसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगला हमारा कैरेक्टर रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अर्थात वृद्धि। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है। आप जानते हैं दोस्तों, सपोज करो एक टेबल है, टेबल जितना बड़ा है दोस्तों उतना ही बड़ा रहेगा जब तक कि और डिस्ट्रॉय नहीं होगा या फिर नष्ट नहीं होगा। इसकी कोई वृद्धि नहीं होगी, इसके आकार या फिर वजन में वृद्धि नहीं होगा। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होता है उसको जो है समय के साथ साथ दोस्तों उसमें वजन, मोटापा तथा लंबाई में वृद्धि होती है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो टेबल होता है दोस्तों, या टेबल होगा या फिर चाक होगा, वो क्या होगा, लिविंग नॉन लिविंग होगा। अर्थात इसमें इन सारी प्रोसेस नहीं पाई जाती, इस कारण इसे हम लोग टेबल को क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। और जो ह्यूमन बॉडी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। वहीं अगर अगला जो इसके कैरेक्टर की बात करें दोस्तों, एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन जिसे कहते हैं, उत्सर्जन का तात्पर्य है कि बहुत सारे जो दोस्तों हमारे शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, और बहुत जैसे डाइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात जो वेस्ट फूड होते हैं जिसे हम लोग फीकस करते हैं तथा एनस के द्वारा बाहर करते हैं, इन सारी जो प्रोसेस होती है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनके बारे में ही स्टडी करने की जो साइंस की शाखा होती है उसे ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या है तथा इसकी कौन कौन सी मेजर शाखाएं होती है। तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों, तो बायोलॉजी की जो विभिन्न प्रकार के जो रिप्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत सिलेबस में कौन कौन सी शाखाएं आएंगी या फिर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत। जैसे उसके बाद डाइजेशन रहेगा, उसके बाद रेस्पिरेशन रहेगा, एक्सक्रीशन रहेगा, ग्रोथ रहेगा, विटामिन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।